ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे और जो मुल्क उससे खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो उसके सबसे बड़े जो सैंक्शन ब्रेकर थे वो चाइना और इंडिया थे। इंडिया ने भी बहुत सी अपनी परचेजेस ईरान से की। पाकिस्तान एक धेले की नहीं इंपोर्ट कर सकता था ईरान, क्योंकि सैंक्शंस लग जाने थे पाकिस्तान के ऊपर। जो लोग मजबूत हो, अपने पाँव पे खड़े हो सके और आजाद मुल्क हो, वो आप डिफाई कर सकते हैं सैंक्शंस। मगर जो लोग गिरे हुए हों और जो लोगों के पास रोटी पानी खाने को ना हो, और वो आंखें नहीं दिखा सकते। इंडिया ना आईएमएफ के पास जाता है, ना एफएटीएफ का इशू है। इंडिया इज एन एलाय, पाकिस्तान इज नॉट एन एलाय। इनफैक्ट पाकिस्तान के सेंचर्ड इज अंडर सैंक्शंस ऑलरेडी। ये सैंक्शन है एफएटीएफ, ये आईएमएफ इज अ सैंक्शन ऑन यू एंड सो ऑन। जितना हमारा आई थिंक पूरा बजट है उनका, उससे ज्यादा उनका डिफेंस बजट है। देखिए, हम जब हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की जीडीपी इतनी बड़ी है कि उनका जो बजट है वो 2.5% बनता है उनकी जीडीपी का, जबकि हमारा 16 बनता है। पाकिस्तान की मीडिया कभी कभार भारत की भी तारीफ करता है और आज की परिचर्चा भारत के बढ़ते आर्थिक ताकत और विश्व रंगमंच पर भारत के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को ही बयान करते हुए कहता है कि भारत अपने शर्तों पर दूसरे देशों से व्यापार करता है, संबंध बनाता है, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आता है। आइए आप भी सुने कि इंडिया जो है वो रूस का तेल सस्ता खरीदने के लिए तैयार हो गया है 30% लेस कीमत पे। तो क्या पाकिस्तान भी रूस से तेल खरीदेगा अगर मिलेगा तो आगे से मिफ्ता ने ये जवाब दिया कि हमें हमारे ऊपर थ्रेट है सैंक्शंस की, कि अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दे, इसलिए हम शायद नहीं खरीदेंगे। मगर अगर ऐसी थ्रेट ना हो तो जरूर हम भी फिर मार्केट में जाके खरीदने की कोशिश करेंगे। अब ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई वालों ने कहा था देखिए जी अमेरिका के अगे लम्बे पै गए। इंडिया तो लम्बे नहीं पिया, इंडिया ने तो अपना काम कर लिया। उनको तो उनके ऊपर तो कोई सैंक्शंस नहीं है, वो तो सैंक्शंस का डर कोई नहीं है, और ये पाकिस्तानियों को डर है। तो ये हाल है। खान साहब होते तो वो खरीद लेते, वो कहते भी है हम ले लेना। तो अब यहाँ इसमें कुछ सच भी है और कुछ झूठ भी है। सच ये है कि ये सही है कि इंडिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगाएगा। अमेरिका का इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एलाई है क्वाड के अंदर, और चाइना के खिलाफ इंडिया के साथ अमेरिका का मुआहदा है अगेंस्ट चाइना। वो बहुत उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं विद इंडिया। आपके साथ अमेरिका के कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपके लिए कोई रियायत नहीं। और आपने तो एब्सोल्युटली नॉट करके अपने और भी जो ऑप्शंस थे आपके पास स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के, वो भी आपने गवा दिए। यहाँ तक के ना आपने उनको बेसिस दिए, मगर उसके बावजूद वो अपना काम जारी रखा है उन्होंने, और आपको कुछ मिल सकता था वो भी आपने नहीं लिया। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको। मगर बात यह है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, आपके ऊपर आईएमएफ एफएटीएफ सब आपके घेरों में। इंडिया ना आईएमएफ के पास जाता है, ना एफएटीएफ का इशू है। इंडिया इज एन एलाय, पाकिस्तान इज नॉट एन एलाय। इनफैक्ट पाकिस्तान के सेंचर्ड इज अंडर सैंक्शंस ऑलरेडी। ये सैंक्शन है एफएटीएफ, ये आईएमएफ इज अ सैंक्शन ऑन यू एंड सो ऑन। जितना हार्ड लाइन आईएमएफ ले रहा है, मेरा ख्याल है वी आर इन अ वेरी डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम इंडिया। बस जाते जाते मैं ये कह दूं आपको कि ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे तो उसमें यह भी था कि ईरान एक हद से ज्यादा कोटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, और जो मुल्क उससे खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो उसके सबसे बड़े जो सैंक्शन ब्रेकर थे वो चाइना और इंडिया थे। इंडिया ने भी बहुत सी अपनी परचेजेस ईरान से की। पाकिस्तान एक धेले की नहीं इंपोर्ट कर सकता था ईरान से, जो होता था ये अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग होती थी, क्योंकि सैंक्शंस लग जाने थे पाकिस्तान के ऊपर। और चाइना चाइना ऑफ कोर्स सरप्लस एक्सपोर्टर टू द यूएस। अमेरिका ने चाइना के बड़े पैसे देने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग मजबूत हो, अपने पाँव पे खड़े हो सके और आजाद मुल्क हो, वो आप डिफाई कर सकते हैं सैंक्शंस। मगर जो लोग गिरे हुए हों और जो लोगों के पास रोटी पानी खाने को ना हो, और वो आंखें नहीं दिखा सकते। ये एक रियासत की और एक ग्लोबल पॉलिटिक्स की हकीकत है। तो आपको कंपेयर करना पाकिस्तान को विद इंडिया इज नॉट करेक्ट। इंडिया इज अ स्टॉन्च एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आप 1960s की दिहाई में और 1980s की दिहाई में और 2000 की दिहाई, दो दिहाइयों में यू आर अ ग्रेट एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और आपको जितना पैसा और जितनी सहूलतें आपको अमेरिका ने दी हैं, अमेरिका ने किसी और मुल्क को इतनी नहीं दी थी
जितनी आपको उसने दी, एक्सेप्ट फॉर इजराइल। तो अब बात यह है कि वो जमाने तो खत्म हो गए ना, अब तो आप एब्सोल्युटली नॉट के खाते खोल के बैठे हो, तो फिर ठीक है, भुगते हैं एब्सोल्युटली नॉट के खाते। जी, तो हमारा वक्त इंडिया के कोई $650 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और आपके $9 अरब वो भी मांगे तांगे के। वो भी मांगे तांगे। झूठ में, प्रोपेगेंडा में एक बहुत बड़ी चीज जो कि अब पाकिस्तानियों को पता होनी चाहिए कि रशियन जो ऑयल जो वो क्रूड ऑयल होता है, उसकी रिफाइनरी की कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में है। अगर हम किसी तरह बाईपास करके कोई जुगाड़ लगा के वो रूस से ले भी लें तो वो रिफाइन नहीं हो सकता यहाँ पे। मैं सिर्फ इतनी सी बात जो है वो इजाफा करना चाहता हूँ, बिकॉज ये डिबेट इतनी बेमानी है। डिफेंस बजट टोटल बजट का 16% है और तनकीद बड़ी होती है कि डिफेंस बजट सब कुछ खा जाता है 40% हो जाता है, हाफ खा जाते हैं। तो अब आप देख लें कि इट इज टोटल 16% और ये थर्ड ईयर है कि ऑलमोस्ट इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। और इंडिया ने 10% इंक्रीज भी किया है। उनका इस वक्त डिफेंस बजट जो है ना वो $75 बिलियन है। बट ये हमने बड़े 3 सर इंडिया के बजट का साइज भी तो हमसे ज्यादा होता है ना, हमसे कई गुना ज्यादा उनके बजट का हजम होता है। आई अंडरस्टैंड, जितना हमारा आई थिंक पूरा बजट है उनका, उससे ज्यादा उनका डिफेंस बजट है। देखिए, हम जब हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की जीडीपी इतनी बड़ी है कि उनका जो बजट है वो 2.5% बनता है उनकी जीडीपी का, जबकि हमारा 16 बनता है। तो हमारा असल चैलेंज तो ये है कि हमें मईशत को बढ़ाना है ताकि हम इन बजट्स को प्रॉपर तरीके से फंड कर सकें। आज से 5 साल पहले जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना, तो हमारा डिफेंस बजट $10 बिलियन था। आज उसको घटा के $7.5 बिलियन रुपए में, तो अपनी जगह पे अगर आप रुपए को देखें और इंडिया से हमारा जो बहुत ज्यादा फर्क गैप बढ़ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये भी IMF की कंडीशनैलिटी है कि उन्होंने जो हमने ये बिल्कुल IMF की कंट्री, क्योंकि आप 5 साल पहले आपका $10 बिलियन था, आज आपने उसको $7.5 बिलियन कर दिया। रुपये में बात, आपका रुपया बहुत डिवैल्यू हो गया। भारत पर समय समय से ईरानियों से लेकर फिर यूनानी, जिसका नेता सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट था, फिर शक, हूण, फिर पुर्तगाली, फ्रांस के लोग, फिर मुगल और अंत में अंग्रेजों द्वारा आक्रमण किए जाता रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? क्या वे अपनी भौगोलिक सीमा केवल विस्तार करना चाहते थे या फिर कुछ और बात थी? भौगोलिक सीमा अगर विस्तार करना होता तो जहाँ से यूनान से या ईरान से वे लोग चले थे, बीच में बहुत सारा खाली ज़मीन पड़ा था, उसे वे अपने कब्जे में कर लेते। इतना दूर आने की कोई बात या कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। लेकिन इसके पीछे कारण यही था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वे यहाँ आकर भारत की जो आर्थिक संपदा था उसको लूट कर अपने देश ले जाना चाहते थे और ले गए भी। और जिसके कारण एक समय जब भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30 से 35% योगदान दे रहा था, इस लूटमार के कारण मात्र 2 से 3% पर आकर सिमट गया। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, फिर झटका लगा और पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हो गया। इसके बाद भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति की गाड़ी थोड़ी सी रफ्तार में करना शुरू ही किया था कि 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। चीन के आक्रमण के बाद फिर पाकिस्तान भी भारत के साथ 4 युद्ध लड़ा और 1990 के दशक तक भारत की स्थिति यह हो गई थी कि भारत को कर्ज देने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। भारत को कर्ज के लिए हमें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ा, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भारत पर भरोसा नहीं था और उसने कहा कि भारत सरकार सोना गिरवी रखे। भारत सरकार ने IMF के कहने पर यहाँ के रिजर्व बैंक में सोना तो गिरवी रख दिया जो IMF के लिए था, लेकिन IMF ने कहा कि नहीं, वहाँ गिरवी नहीं। भारत सरकार पर इतना भरोसा उन्हें नहीं था कि उन्होंने कहा कि ब्रिटेन लाकर सोना को रखना होगा। भारत के सामने स्थिति बड़ी विकट थी, कर्जा जरूरी था, कर्जा लिया गया, लेकिन फिर 1991 में जो PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने भारत सरकार के आर्थिक गाड़ी को जो तेजी दिया वह आज तक बरकरार है और आज स्थिति यह है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत के बारे में जो वर्ल्ड बैंक, IDB या IMF फोरकास्ट कर रहे हैं वह तो बहुत ही उत्साहजनक है और कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आर्थिक विकास वाले सबसे बड़े आर्थिक वाले अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान इत्यादि जो देश है, उनसे भी तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 2022 और 23 में तो जाने ही वाली है। इन सब को मिलाकर
जो भारत ने अपने आर्थिक ताकत को बनाया है, और यही कारण है कि भारत की बात अब पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, और भारत जो बात कर रहा है अब अपने वजन के आधार पर, अपने शर्तों पर कर रहा है। और यही चर्चा आज पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, और पाकिस्तान का रोना अपनी तरफ जारी है, क्योंकि भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था और उसकी विकास की रफ्तार 1960 तक भारत से तेज थी, लेकिन पाकिस्तान फिर कहीं दूसरी तरफ चला गया, और जो कि एक लंबी कहानी है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था सुस्त थी वह 90 के दशक से ऊपर की ओर जाने लगी, और आज भारत एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है कि जिस पर हमें सब गर्व होगा, और फिर हम वही सोने की चिड़िया वाली दशा पे पहुंचने वाले हैं कि हमें भी फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा। लेकिन हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है कि जो अभी नूपुर शर्मा वाला केस हुआ, इसके पहले किसान आंदोलन, उसके पहले NRC, CCC, और फिर अयोध्या मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो विवाद फैलाया जा रहा है, दरअसल यह विदेशी ताकतों, जिसमें खासकर पाकिस्तान, चीन शामिल हैं, और उनके कुछ एजेंट हमारे देश में हैं, उनके द्वारा उकसाया जा रहा है कि भारत के बारे में जो कहा जा रहा है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, उसके उस मार्ग को रोका जाए। हम लोगों को सावधान होगा रहना है और एकजुट रहे, तो किसी भी बाहरी ताकत का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।